आज रिपब्लिक डे के अवसर पर लाल किले में कुछ ऐसा हुआ जिसका हम उम्मीद भी नहीं कर सकते थे, लेकिन सवाल यह कि इसमें गलती किसकी है। AK-203 राइफल की प्राइस नेगोशिएशन अभी कंप्लीट होने वाली है और जल्दी इसकी मास प्रोडक्शन यूपी में शुरू होने की खबर सामने आई है। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड तिरुचिपल्ली की तरफ से अपनी तिरछी असॉल्ट राइफल को बेस करके एक कॉम्पैक्ट राइफल को डेवलप किया गया जिसको बेबी टार का नाम दिया गया है। लेट कर्नल संतोष बाबू को महावीर चक्र से सम्मानित करने के बाद भी उनके पिताजी इस बात से लेकर क्यों खुश नहीं है, और अंत में यूनाइटेड स्टेट की तरफ से अभी किस वजह से भारत और पाकिस्तान की बॉर्डर में जाने के लिए अपने सिटीजन को मना किया जा रहा है। ऐसे ही कुछ और खबरों के बारे में हम आज की वीडियो में बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज की डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट रिपब्लिक डे से जुड़ा हुआ है। वैसे आप सभी को सबसे पहले तो रिपब्लिक डे की ढेर सारी शुभकामनाएं। और वैसे देखा जाए तो आज सुबह से सब कुछ सही तरीके से चल रहा था और रिपब्लिक डे का सेलिब्रेशन भी ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन अचानक से कुछ ऐसी चीजें सामने आई जो कि काफी डिस्टर्बिंग थी। अचानक से फार्मर प्रोटेस्ट में जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे वो लोग लाल किले की तरफ जाने लगे थे और वहां पर इंडियन ट्राई कलर के सामने एक और फ्लैग लहरा दिया था। कुछ लोग इसको खालिस्तानी फ्लैग कह रहे थे और कुछ लोग अभी भी इसको एक रिलीजियस फ्लैग बताने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इन दोनों ही मायने में देखा जाए तो ये गलत चीज है, क्योंकि ट्राई कलर की जगह वहां पे कोई नहीं ले सकता है। अब इसमें किसकी गलती है देखने से पहले एक बात क्लियर थी, क्योंकि पहले से इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट की तरफ से ये बताया जा चुका था कि रिपब्लिक डे के अवसर पर जो फार्मर प्रोटेस्ट होने वाली थी उसमें आईएसआ इन्वॉल्व है और वो लोग इसको एक और दूसरा मोड़ देने की कोशिश करने वाले हैं। और ट्विटर में लगभग 300 हैंडल को ट्रेस किया गया था जो कि इस मूवमेंट में शामिल थे और ये सब पाकिस्तान के हैंडल थे। इसके अलावा 6 फॉर जस्टिस जो कि एक खालिस्तानी सपोर्टर ग्रुप है, उसकी तरफ से कुछ दिन पहले अनाउंस किया गया था कि अगर रिपब्लिक डे के अवसर पर लाल किले में जाके कोई खालिस्तानी फ्लैग को लहरा देता है तो उसको वो लोग लगभग $2,50,000 प्राइज देने वाले थे। अब इतने सारे ठोस सबूत मिलने के बाद भी सवाल ये था कि लाल किले में इतना लाइट सिक्योरिटी अरेंजमेंट क्यों किया गया था, और ऐसे ही कोई हमारे नेशनल कैपिटल में जाके लाल किले के ऊपर कोई दूसरा फ्लैग कैसे लहरा सकता है। वैसे इस चीज को देखने के बाद मूड काफी खराब था, क्योंकि पहले से हमको ये सब बातें पता थी कि ये सब कोशिश किया जा रहा है, लेकिन इनको काउंटर करने के लिए कोई भी ठोस इंतजाम क्यों नहीं किया गया था। इसके बारे में आप सभी को क्या लगता है, आप अपना ओपिनियन भी बता सकते हैं। अगला अपडेट AK-203 राइफल को लेके। अपने इंटरव्यू के दौरान इंडियन आर्मी के चीफ जनरल MM नरावने ने ये बताया कि कलाश्निकोव के साथ AK-203 राइफल की डील को लेके जो भी नेगोशिएशन चल रहे थे वो अभी लगभग कंप्लीट होने वाली है और बहुत ही जल्दी डील फाइनल होने वाली। हालांकि कब इसको फाइनल किया जाएगा इसका कोई भी स्पेसिफिक डेट यहाँ पर नहीं दिया गया, लेकिन इतना बताया गया कि जल्दी से इन गन्स की लाइसेंस प्रोडक्शन यूपी की कोरा में शुरू किया जाएगा। वैसे इसमें पहले से सब कुछ तय किया जा चुका था, लेकिन बीच में प्राइस को लेकर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड और कलाश्निकोव के बीच थोड़े नेगोशिएशन चल रहे थे और अभी रशिया की तरफ से दिए गए स्टेटमेंट के मुताबिक अभी सभी फाइनेंशियल और कमर्शियल नेगोशिएशन फाइनल स्टेज में आ चुकी है। अभी भारत में 6,70,000 से ज्यादा AK-203 राइफल्स को बनाया जाने वाला है, जो कि हमारी सभी इंसास राइफल को रिप्लेस करने वाली है। अभी नेगोशिएशन के बाद बताया गया कि AK-203 की जो यूनिट कॉस्ट होने वाली वो ऑलमोस्ट 70,000 के आसपास होने वाली है, और अगर इसको 6716 राइफल के साथ कंपेयर किया जाए तो उसके मुकाबले हमको सस्ते पड़ने वाले हैं, क्योंकि 6716 राइफल की जो यूनिट कॉस्ट थी वो हमको लगभग 90,000 के आसपास पड़ रहे थे, लेकिन 6716 राइफल एक बैटल राइफल है और AK-203 से एक हायर कैलिबर का राइफल है और इस राइफल का हमने आपको पहले भी फायरिंग करके दिखा रखा है। अब AK-203 की बात करें तो ये लेजेंडरी AK सीरीज का राइफल है, लेकिन अभी इसके इकोनॉमिक्स काफी हद तक बेहतर होने वाली है और इसमें लगभग हर तरह के अटैचमेंट को यहाँ पे लगाया जा सकता है, जिसमें हम चाहे तो किसी भी तरह की मॉडर्न ग्रिप, नाइट विजन सिस्टम, स्कोप्स या फिर उसी तरीके की कोई भी तरह की साइट को वहाँ पे लगा सकते हैं। साथ ही इसका जो वर्ड सेक्शन होने वाला है वो एडजस्टेबल होने के बावजूद भी काफी मजबूत होने वाला है, जिस वजह से क्लोज क्वार्टर फाइट के दौरान भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। अगला अपडेट एक इंडिजिनस कॉम्पैक्ट असॉल्ट राइफल को लेके है। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड तिरुचिपल्ली की तरफ से अब एक कॉम्पैक्ट तिरछी असॉल्ट राइफल को बनाया गया है जो कि AK-47 सीरीज के ऊपर बेस्ड है। ये सेम AK-47 की राउंड्स यानी कि 7.62 × 39 mm की बुलेट को फायर कर सकती है और अभी इसको बेबी टार का नाम दिया गया है, जिसमें टार का मतलब तिरछी असॉल्ट राइफल और बेबी इसका निकनेम रखा गया क्योंकि ये काफी कॉम्पैक्ट राइफल है। इसमें एक AK-47 की तरह या फिर तिरछी असॉल्ट राइफल की तरह 30 राउंड की मैगजीन का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन AK-47 का जो बैरल है उसका लेंथ लगभग 16 इंच का होता है, लेकिन बेबी टार का जो बैरल लेंथ है वो लगभग 8.3 इंच का है।
और फोल्डेबल कंडीशन में इस राइफल का कुल लेंथ लगभग 19.2 इंच का होता है। अब बैरल को कम करने का असर इसका इफेक्टिव रेंज के ऊपर भी पड़ा है और इसका इफेक्टिव रेंज बस 150 मीटर तक होने वाली है। हालांकि इसकी बेसिक डिजाइन AK सीरीज को बेस करके किया गया है, लेकिन अभी इसमें मॉडर्न मेटल्स का इस्तेमाल किया गया है और इसका वजन यहाँ पे AK-47 के मुकाबले काफी कम होने वाला है और इसका कुल वजन यहाँ पे 2.7 kg के आसपास होने वाली है। इसको डिजाइन करने के पीछे जो मेन एम था वो एक कॉम्पैक्ट वेपन सिस्टम को डेवलप करना था, जिसे मेनली क्लोज क्वार्टर एंगेजमेंट के दौरान इस्तेमाल किया जा सके। अब इसको डेवलप करने के लिए ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड तिरुचिरापल्ली की तरफ से जनरल स्टाफ क्वालिटेटिव रिक्वायरमेंट का भी इंतजार नहीं किया गया था और वो अपने तरफ से ही इसको डेवलप करने की कोशिश कर रहे थे। अभी उनका कहना है कि इस राइफल को मल्टीपल क्लोज क्वार्टर एंगेजमेंट और यहाँ तक कि एयरक्राफ्ट और टैंक्स के क्रू मेंबर्स की तरफ से भी सेकेंडरी वेपन के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि ये साइज में काफी छोटा है, लेकिन फायर पावर के हिसाब से देखा जाए तो एक नॉर्मल AK-47 को मैच कर सकती है। अब सबको पता होगा कि अभी हमारे आर्मी को मॉडर्न कार्बाइन्स की जरूरत है और अभी नॉर्मली जो कार्बाइन अभी इंडियन आर्मी को ऑफर किए जा रहे हैं वो सभी के सभी कार्बाइन 5.56 स्टैंडर्ड के राउंड को फायर करते हैं, जबकि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड तिरुचिरापल्ली की तरफ से सेम कार्बाइन को यहाँ पर 7.62 राउंड के साथ ऑफर करने का फैसला किया गया, जो कि 5.56 राउंड के मुकाबले काफी ज्यादा खतरनाक माने जाते हैं। अगला अपडेट कर्नल संतोष बाबू की तरफ से। मेरे हिसाब से आप सब इनको जानते होंगे, जिन्होंने गलवान में चाइना के साथ हुई मुठभेड़ में अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था और इसी वजह से गलवान में वीर गति को प्राप्त होने के बाद भी मरण उपरांत हम सभी के दिल में आज वो जिंदा है। एक दिन पहले ही गवर्नमेंट की तरफ से गलवान में वीर गति को प्राप्त होने वाले सभी जवानों को सम्मानित करने का फैसला किया गया था और इसमें लेट कर्नल संतोष बाबू को महावीर चक्र से सम्मानित किया गया था। लेकिन PTI में इसको लेकर रिपोर्ट सामने आया है, जिसमें ये बताया गया है कि इस बात को लेकर कर्नल संतोष बाबू जी के जो पिताजी हैं वो पूरी तरीके से खुश नहीं है। उनका ये कहना है कि वो इस बात को लेकर पूरी तरीके से दुखी भी नहीं है और ये उनके लिए एक सम्मान की बात है, लेकिन उनको उम्मीद था कि कर्नल संतोष बाबू को परमवीर चक्र से सम्मानित किया जाना चाहिए था। उनका ये कहना था कि उनके बेटे और उनकी टीम की तरफ से चाइनीज सोल्जर्स के साथ खाली हाथ बिना डरे ही सामना किया गया था और इस बात से हमारे जो युवा हैं उनको इंडियन आर्मी ज्वाइन करने के लिए जो सर प्रेरणा मिल रही है। इस वजह से उनको ये उम्मीद था कि कर्नल बाबू को परमवीर चक्र से सम्मानित किया जाएगा। वैसे आप सभी का इसके बारे में क्या ख्याल है, आप लोग भी कमेंट करके बता सकते हैं। अगला अपडेट INS विराट को लेके। आप सभी को पता होगा कि ये इंडियन नेवी का और पूरे दुनिया भर में सबसे ज्यादा समय तक सर्विस रहने वाली एयरक्राफ्ट कैरियर है और इसको इंडियन नेवी से डीकमीशन करने के बाद इसका ऑक्शन कर दिया गया था, जिसमें श्रीराम ग्रुप की तरफ से इसको खरीद लिया गया था। लेकिन श्रीराम ग्रुप इसको खरीदने के बाद इसको स्क्रैप करने वाली थी और जब इस बात का पता लगा तो सभी इंडियंस की तरफ से इसे एक म्यूजियम के तौर पर सेटअप करने का डिमांड किया गया था और मुंबई की एक कंपनी एनवीटेक की तरफ से दोबारा इसको श्रीराम ग्रुप से खरीदकर म्यूजियम के तौर पर सेटअप करने का प्रस्ताव दिया गया था। लेकिन तब से ये बात फाइनल नहीं हो पाई थी और कोर्ट की तरफ से NOC इशू करने के लिए कहने के बाद भी सरकार की तरफ से इसको एनवीटेक को बेचने के लिए श्रीराम ग्रुप को NOC नहीं दिया गया था, जिस वजह से अभी मजबूरन इसको स्क्रैप करना पड़ रहा है। श्रीराम ग्रुप की तरफ से बताया गया है कि अभी इसकी डिसमेंटल प्रोसेस शुरू हो चुकी है, जो कि ऑलमोस्ट 30% के आसपास कंप्लीट हो चुकी है और अभी इसको पूरी तरीके से डिसमेंटल करने के लिए उनको कम से कम 9 महीने का वक्त लगने वाला है। तो इसी के साथ ही INS विराट को एक म्यूजियम के तौर पर देखने का जितने भी लोगों ने सपना देखा था वो अब पूरा नहीं होने वाला है। अगला अपडेट यूनाइटेड स्टेट की तरफ से है। PTI के रिपोर्ट के मुताबिक आज US की तरफ से एक अजीब तरीके की स्टेटमेंट इशू किया गया है, जिसमें यूनाइटेड स्टेट के सिटीजन्स को भारत और पाकिस्तान की बॉर्डर के करीब कोई भी लोकेशन में जाने के लिए मना किया गया है। या यूं कहे कि ऑफिशियली ट्रैवल एडवाइजरी इशू किया गया है। अब ऐसा असल में किस वजह से किया गया ये तो सही तरीके से नहीं पता, लेकिन अगर PTI की रिपोर्ट की बात करें तो इसमें बताया गया कि यूनाइटेड स्टेट की तरफ से पाकिस्तान जाने के लिए अपने सिटीजन्स को कई कारणों की वजह से मना किया गया है। सबसे पहला कारण तो चाइनीज रायते की वजह से और यूनाइटेड स्टेट की तरफ से अपने लोगों को पाकिस्तान में जाने के लिए इसी वजह से मना किया जा रहा है और पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान जैसे एरिया में जाने से इस वजह से मना किया जा रहा है, क्योंकि वहाँ पर आतंकवादी एक्टिविटी किया जाता है और वहाँ पर किडनैपिंग होने का चांसेस काफी बना हुआ है। वहीं पर भारत में आने के लिए कोई स्ट्रिक्ट गाइडलाइन यहाँ पे इशू नहीं किया गया, लेकिन स्पेशली LOC रीजन और कश्मीर एरिया में जाने के लिए यूनाइटेड स्टेट की तरफ से अपने सिटीजन्स को मना किया गया है, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट का कहना है कि इस रीजन में आतंकवादी एक्टिविटी की वजह से हमेशा ही भारत और पाकिस्तान के बीच फायरिंग एक्सचेंज होता रहता है और दोनों ही तरफ से काफी हैवी डिप्लॉयमेंट वहां पे करके रखा गया है और शायद यूनाइटेड स्टेट को लग रहा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच कोई आर्म कॉन्फ्लिक्ट होने वाली है, जिस वजह से भारत के कश्मीर वाले पार्ट में और पूरे पाकिस्तान में जाने से यूनाइटेड स्टेट की तरफ से अपने सिटीजन्स को मना किया जा रहा है। इसके अलावा बांग्लादेश में भी जाने के लिए यूनाइटेड स्टेट की सिटीजन्स को मना किया जा रहा है, क्योंकि वहां पर भी चाइनीज रायता काफी तेजी से फैल रहा है।
लेकिन अगर यूनाइटेड स्टेट की स्टेटमेंट के ऊपर और आज जो 26 जनवरी के अवसर पर हुआ है उसके ऊपर गौर किया जाए तो हो सकता है यूनाइटेड स्टेट को पहले से कुछ अंदेशा लग गया होगा कि आगे चल के भारत और पाकिस्तान के बीच कोई कॉन्फ्लिक्ट होने वाली है। अगला अपडेट भारत और रशिया को लेकर है। कुछ दिन पहले आपको याद होगा द प्रिंट में एक रिपोर्ट आया था जिसमें यह बताया गया था कि भारत अभी क्वाड में शामिल होने की वजह से रशिया इस बात को लेकर नाराज है और इसी वजह से रशिया और भारत के बीच होने वाली मीटिंग को रशिया की तरफ से कैंसिल कर दिया गया है। अब ये एक सीरियस टॉपिक था क्योंकि भारत के लिए रशिया एक मेजर डिफेंस पार्टनर है और हमारी मैक्सिमम वेपन रशियन ओरिजिन से हैं और पहले से ही भारत और रशिया के रिलेशन काफी अच्छे रहे और अभी ऐसा लग रहा है कि क्वाड की वजह से शायद रशिया भारत से दूर होने लगा है, जो कि यहाँ पर थोड़ी चिंता करने वाली बात है। लेकिन आज इस पर रशिया की फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से रिएक्ट करते हुए बताया गया कि ऐसी कोई भी बात नहीं है और जो समिट होने वाली थी उसकी कैंसिल होने के पीछे जो मेन कारण है वो चाइनीज रायते को बताया गया है। साथ ही रशिया की फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से द प्रिंट को यहाँ पे थोड़ा बहुत सुनाया गया है कि द प्रिंट को फैक्ट को बेस करके न्यूज को पब्लिश करने चाहिए, ना कि फॉल्स हेडलाइन को क्रिएट करने के लिए कुछ भी ऐसे तैसे पब्लिश करने चाहिए। असल में रशिया भारत और क्वाड कंट्रीज के रिलेशन को लेकर कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं कर रहा है और इस मीटिंग के कैंसिल होने का क्वाड के साथ कोई रिलेशन नहीं है। रशिया की तरफ से भी क्लैरिफाई कर दिया गया कि भारत और रशिया के बीच जो भी वायलेटेड रिलेशन है वो अपने लेवल पर सही है, जिसका किसी तीसरे देश के साथ कोई लेना देना नहीं है। यानी कि द प्रिंट की तरफ से जो रिपोर्ट पब्लिश किया गया था उसको सीधे तौर पर रशिया की फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से फेक साबित कर दिया गया है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।